Hi friends, welcome to my channel GB Taxation. My name is गौरव प्रसाद और जहां मैं लेके आया हूं काफ़ी सारे वीडियोस टैक्सेशन से रिलेटेड। तो प्लीज़ इन वीडियोस को एंड तक देखिए। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जीपी टैक्सेशन। जहां मैं आपके लिए हमारा आज का कंसेप्ट है हाउ टू मेक सैलरी ब्रेकअप एंड प्रिपेयर टैक्स कैलकुलेशन शीट ऑफ एम्प्लॉय। कि हमने सैलरी का ब्रेकअप कैसे बनाना है, जो हमारा मंथली सीटीसी होता है कॉस्ट टू कंपनी, उसका ब्रेकअप कैसे बनाना है और फिर हमने टैक्स कैलकुलेशन शीट कैसे बनानी है। टैक्स कैलकुलेशन शीट में आपको अभी बताऊंगा, पहले मैं ब्रेकअप बनाना बता देता हूं। तो आओ हम एक्सेल में ही चलते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जिसका एम्प्लॉय ये रोहित है। ठीक है, ये एक फाइनेंशियल एडवाइजर है। डेजिग्नेशन इसका फाइनेंशियल एडवाइजर है ये कंपनी में। ठीक है, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर वर्क कर रहा है। इसका पैन नंबर आ जाएगा और ये इसकी ज्वाइनिंग डेट आ जाएगी 1/4/20 से ये ज्वाइन हुआ कंपनी में। तो अब मान लीजिए रोहित का सीटीसी मंथली सीटीसी है 1 लाख रुपए। जो कंपनी टू कॉस्ट है रोहित की वो है 1 लाख रुपए। अब हमने 1 लाख रुपए का ब्रेकअप निकालना। ब्रेकअप का मतलब कि बेसिक सैलरी रोहित की कितनी है, एचआरए कितना ले रहा है कंपनी से, यानी रिसीव कर रहा है कंपनी से, और स्पेशल अलाउंस उसको कितना मिल रहा है। तो इसका एक ब्रेकअप बनता है। तो वो ब्रेकअप कैसे बनाना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए 1 लाख रुपए रोहित का सीटीसी है, तो 1 लाख का 50%, 1 लाख का 50%, 50,000 रोहित की हो गई बेसिक सैलरी। एचआरए, अब बेसिक का 50% ये रोहित का हो गया एचआरए, और बाकी जो बैलेंस बचा हमारा 25,000 वो हो गया हमारा स्पेशल अलाउंस। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सैलरी का ब्रेकअप बनाओगे। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, नॉन में 40% निकालोगे, सेम इसी तरफ से इसी तरह से। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको सिखाया कि सैलरी का ब्रेकअप कैसे बनाते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि जो हमारी टैक्स कैलकुलेशन शीट है ये क्यों बनाई जाती है। क्या होता है कि टीडीएस की रिटर्न जाती है एक सैलरी की, ठीक है, एम्प्लॉय की एक रिटर्न जाती है क्वार्टरली, और कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी कंपनी के एम्प्लॉय हैं उनका मंथली टीडीएस काटे और गवर्नमेंट को जमा करवाए अगले महीने की 7 तारीख से पहले। यानी अगर अप्रैल का टीडीएस है एम्प्लॉय का, अप्रैल मंथ में टीडीएस काटा है एम्प्लॉय का, तो उसका जो टीडीएस कटा हो वो जमा करवाएगी वो 7 मई से पहले। ठीक है, अगर नहीं करवाएगी तो लेट पेमेंट का इंटरेस्ट लग जाएगा 1.5%, जो मैंने आपको बताया। लेकिन कोविड के चलते वो अभी 0.75% हो गया। तो ये आपका 1 लाख रुपए रोहित का सीटीसी मंथली सीटीसी हो गया, और ये मैंने ब्रेकअप बनाना आपको सिखा दिया। अच्छा, क्या होता है अब हम टैक्स कैलकुलेशन कैसे करें। टैक्स कैलकुलेशन की जाती है एज्यूम बेस पे, एक्चुअल बेस पे नहीं, एज्यूम बेस पे टैक्स कैलकुलेशन की जाती है, जिसके लिए हम एम्प्लॉय से टैक्स का एक डिक्लेरेशन लेते हैं। ठीक है, ये एम्प्लॉय क्या कर रहा है, ये टीडीएस एज पर रोहित ने 1 लाख रुपए मंथली सीटीसी लिया। अब हम क्या करते हैं, जो हम टैक्स कैलकुलेशन जब कभी करते हैं, हमेशा टैक्स कैलकुलेशन होती है फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग में। यानी अगर मार्च एंड हो गया और अप्रैल हमारा स्टार्ट हो गया तो हम अब क्या करेंगे, टैक्स कैलकुलेशन शीट बनाएंगे। तो जितनी भी कंपनियां सारी अपने एम्प्लॉय की टैक्स कैलकुलेशन शीट बनाती है अप्रैल में, क्योंकि उनको मंथली टीडीएस काट के एम्प्लॉय का जमा करवाना पड़ता है। ठीक है, तो टैक्स कैलकुलेशन शीट में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, एक्चुअल बेस पे नहीं, एक एज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी ने ये एम्प्लॉय पूरे साल रहेगा और इसको पूरे साल इतनी सैलरी मिलेगी मंथ के हिसाब से जितनी इसकी है। तो यानी मान लीजिए 1 लाख रुपए रोहित का सीटीसी है, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि इसको 12 महीने में 12 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, 12 महीने में इसकी सैलरी
12 लाख रुपए मिलेंगे। वो जब अगर बीच में मान लो रोहित ने बहुत बढ़िया काम कर दिया तो इसको इंसेंटिव देना पड़ा दिसंबर जनवरी में या फरवरी में, तो फिर वो जो इंसेंटिव देंगे उसमें हम पहले ही सीधा स्टैंडर्ड रेट पर 10% या जो भी जिस स्लैब में ये आता है उसमें सीधा 20% रोहित का टीडीएस काट पहले ही काट के जमा करवा देंगे। वो अलग बात है, वो अलग मैटर है इंसेंटिव वाला, ठीक है। वो हमारा बस जो अभी मैं बताऊंगा आपको, जो पूरी कैलकुलेशन कर लूँ तो ठीक है। ये हमने एज्यूम कर लिया कि रोहित को पूरे 12 महीने में 12 लाख रुपए दिए जाएंगे, कंपनी एज ए सैलरी रोहित को देगी, ये एज्यूम कर लिया हमने। अच्छा फिर क्या हुआ, नीचे आ जाओ। अब आता है एचआरए कैलकुलेशन। एचआरए कैलकुलेशन उसकी की जाती है जो रेंट पे रह रहा है, जो एम्प्लॉय रेंट पे रह रहा है उसकी हम एचआरए कैलकुलेशन करते हैं। तो उसमें हमने तीन चीजें देखनी होती है एचआरए का बेनिफिट लेने के लिए। तो तीन चीजें क्या देखनी होती है, मान लीजिए अब ये 50% ऑफ बेसिक सैलरी कह रहा है, तो अभी मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो 50% और नॉन मेट्रोपॉलिटन तो 40%, ठीक है। तो 50% ऑफ बेसिक सैलरी निकाल दी, ये मैंने फॉर्मूला लगा रखा है इसमें, इन्होंने 50% बेसिक सैलरी निकाल दी, ये सारी फॉर्मूला कॉपी हो गया और 3 लाख रुपए इसका जो भी बेसिक सैलरी आई। अब एक्चुअल अमाउंट रिसीव मैंने बताया आपको, ये 25,000 रुपए जो है एचआरए है, ये मंथली ये क्या कर रहा है, कंपनी से ले रहा है, ठीक है रोहित। अच्छा नीचे आ जाओ, बाकी आता है रेंट पेड। तीसरा ऑप्शन हमारा आता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। इसमें क्या करोगे, मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। रेंट पेड मान लीजिए मैं किराए पे रह रहा हूँ, मैं 20,000 रुपए दे रहा हूँ मंथली, ठीक है 20,000 रुपए मंथली दे रहा हूँ, फिर माइनस इंटू 10% बेसिक सैलरी, ये आ गई मेरी, ठीक है। इसको मैं कॉपी करूंगा, फॉर्मूले को पेस्ट करूंगा। अब मैंने ये तीनों चीजें कैलकुलेट हो गई, 50% ऑफ बेसिक सैलरी आ गई यहाँ पे, और एक्चुअल अमाउंट रिसीव आ गया, और रेंट पेड हमारा ये आ गया, ये तीनों चीजें आ गई। अब इन तीनों चीजों में से जो सबसे कम होती है वो हमारी एग्जेम्प्ट हो जाती है। एग्जेम्प्ट का मतलब हो गया कि उसमें हमारा टैक्स नहीं लगता, वो हमारी एग्जेम्प्ट हो गई। अब एग्जेम्पशन और डिडक्शन क्या होती है, एग्जेम्पशन और डिडक्शन का मतलब होता है कि एग्जेम्पशन मतलब जो सैलरी में ऐड हुआ और बाद में लेस हो गया। ध्यान से सुनिए, एग्जेम्पशन का मतलब हो गया कि हमारा जो सैलरी में ऐड किया हमने वो बाद में लेस कर दिया, मतलब इक्वल कर दिया, उसमें टैक्स नहीं लगा, तो वो हमारी एग्जेम्पशन होती है। अब मान लीजिए ये एचआरए 180 था, चलो इसमें कुछ पार्ट का हमें बेनिफिट मिल गया, मान लो 1,80,000 रुपए सबसे कम है हमें, तो 1,80,000 रुपए नीचे लेस हो जाएंगे। लेकिन जो एचआरए का जो हम रिसीव कर रहे हैं वो हम 3 लाख रुपए रिसीव कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत पार्शल हमारा जो हो गया वो टैक्सेबल हो गया, बाकी हमारा एग्जेम्प्ट हो गया। और डिडक्शन हमारी वो होती है जो सैलरी में ऐड नहीं होती, लेकिन नीचे हमारी सैलरी से जो हमारी ग्रॉस इनकम होती है, ग्रॉस सैलरी होती है, उससे लेस हो जाती है। एग्जेम्पशन मतलब वो हो गई जो हमारी सैलरी में भी ऐड हो रही है और नीचे हमारी लेस हो रही है, यानी जिसपे हमारा टैक्स नहीं लग रहा। और डिडक्शन हमारी वो हो गई जो सैलरी में ऐड नहीं हुई लेकिन नीचे सीटीसी से जो लेस हो रही है। एग्जाम्पल एटीसी, एलआईसी, ट्यूशन फीस, ये प्लस नहीं करेंगे हम सैलरी में, लेकिन ये लेस होगी, नीचे हमें डिडक्शन मिलेगी, घटेगी हमारी इनकम में से। और एग्जेम्पशन जो हमें छूट मिल रही है, थोड़ी बहुत हमें छूट मिल रही है, हमने सैलरी में तो ले ली लेकिन नीचे हमें उसमें थोड़ी पार्शली हमें छूट मिल रही है। समझ गए एग्जेम्पशन डिडक्शन। और डिडक्शन जो हमारी ऐड नहीं होनी सैलरी में ऊपर कहीं भी, वो सीधा लेस होनी है नीचे, जैसे एटीसी जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, या मेडिक्लेम वगैरह कुछ भी है, मेडिक्लेम हो गया, या फिर कुछ लोन चल रहा है उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो, या ट्यूशन फीस हो गई, या फिर कहीं डोनेशन दिया, वो ये चीज सारी डिडक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये एग्जेम्पशन डिडक्शन बता दी मैंने आपको। अच्छा नीचे आ जाए, यहाँ आता है ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सेकंड। तो ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड ये क्या चीज है, गवर्नमेंट ने बोला इस बारी बजट में गवर्नमेंट ने बोला भाई तुम टैक्स कैलकुलेशन करो, पुराने स्लैब से भी करो, नए स्लैब से भी करो, बस मेरी एक शर्त है कि आप अगर नए स्लैब से करोगे तो आपको एचआरए का और स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन भी समझ लो क्या होती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है, 1/4/18 से
हमारी एप्लीकेबल हुई स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। पहले हमें 1/4/18 से पहले हमें जो डिडक्शन मिलती थी वो हमें मिलती थी 19,200 कन्वेंस की और 1250 15,000 रुपये हमें मिलती थी मेडिकल फैसिलिटी की डिडक्शन। ठीक है, वो हम लेस करते थे नीचे। जो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन की जगह हमें 1/4/18 से पिछले फाइनेंशियल में यानी 1/4/17 से 17 या 16 के टाइम पे हम कन्वीनियंस का बेनिफिट लेते थे और मेडिकल फैसिलिटी का बेनिफिट लेते थे। फिर गवर्नमेंट ने इसको मर्ज कर दिया और बोला कि भाई अब मैं एक स्टैंडर्ड डिडक्शन बना रहा हूँ ये सब खत्म करके, तो आप खाली 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन लोगे। तो सीधा गवर्नमेंट ने इस बार ये बोला है फाइनेंशियल ईयर 20। ठीक, ऑप्शन 1 से भी करो और ऑप्शन 2 से भी करो। बस मेरी शर्त यह है कि अगर ऑप्शन 2 से आप टैक्स कैलकुलेशन करोगे तो ना एचआरए का बेनिफिट लोगे और ना फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन लोगे। तो अब क्या हुआ, ऑप्शन 1 में तो हमारा पुराना स्लैब चल रहा है, उसके हिसाब से हमारी ग्रॉस सैलरी आ गई 9,70,000 रुपये। लेकिन अब हमारे न्यू ऑप्शन के हिसाब से हमारी आ गई 12 लाख। 12 लाख रुपए। ठीक है, ओल्ड स्लैब से 9,70,000, न्यू स्लैब से 12 लाख रुपए। तो पहले हम यहाँ पे अपना टैक्स तो हमारा अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा ये। अच्छा, ग्रॉस सैलरी हमारी वो होती है जिसमें भी कोई डिडक्शन लेस नहीं हुई है, कोई एटीसी एलआईसी हमने लेस नहीं करी, या फिर कोई मेडिक्लेम हमने लेस नहीं करा, या फिर कुछ हमारा लोन चल रहा है उसमें हम इंटरेस्ट दे रहे हैं वो हमने कोई लेस नहीं करा एटी में। ठीक है, या फिर हमारे यहाँ कोई पीपीएफ वगैरह है, हमारा इन्वेस्टमेंट करी है वो हमने लेस नहीं, अभी हमने कुछ डिडक्शन नहीं ली, तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। टोटल हमारी ग्रॉस सैलरी ये आई है। ठीक है, और जो हम डिडक्शन लेस कर लेते हैं, मान लीजिए पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए, एटीसी में आपने बेनिफिट ले लिया, तो जो हम डिडक्शन लेस कर लेते हैं तो हमारा फिर आ जाती है ये नीचे जो आपकी 9,70,000 और 12 लाख की हमारी नेट टैक्सेबल सैलरी आ जाती है। मान लीजिए इस एम्प्लॉय ने, रोहित ने हमें कोई डिक्लेरेशन नहीं दी, हमने पूछा अभी हमें ये बता दो कि तुम्हारी आप एलआईसी में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है आपने, या पीएफ में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, हम साल के जब डिक्लेरेशन ले लेते हैं अप्रैल में, जब हम टैक्स कैलकुलेशन चालू करते हैं। अच्छा, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया कि हमारा क्या इन्वेस्ट है क्या नहीं करा हुआ, कुछ भी नहीं बनाया। तो हमने उनका क्या करा, पूरा हमारा जो टैक्स था, नेट टैक्सेबल इनकम हमारी 9,70,000 आ गई पुराने स्लैब के हिसाब से और नए स्लैब के हिसाब से 12 लाख रुपए। अब दोनों में हमने टैक्स निकालना है, तो पहले 9,70,000 रुपये कैसे निकालेंगे, पुराने स्लैब के हिसाब से। ये मैंने यहाँ पे नोट बना रखा है। ठीक है, ऑप्शन 1 ओल्ड स्लैब हमारा कहता था कि भाई 2,50,000 तक तो कोई तुझे टैक्स नहीं देना, 2,50,000 तुझे कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन अगले जो 2.5 लाख रुपए कमाएगा उसमें हमें 5% टैक्स देगा। तो 2,50,000 का 5% 12,500। ठीक है, 2,50,000 चल ठीक है, 2 लाख तक तूने कोई टैक्स नहीं देना, और 2,50,000 से ऊपर कमाएगा लेकिन 5 लाख से नीचे रहेगा। ये जो यहाँ पे बोल रहा है 2,50,000 तक नील है। अभी कह रहा है ग्रेटर देन 2,05,000 और लेस देन 5 लाख। फिर अगले 2,50,000 से जो आगे कमाएगा लेकिन 5 लाख से नीचे अगर रहेंगे तो 5% आप टैक्स दोगे। तो ये मैंने निकाल दिया 2.5 लाख पे, क्योंकि 2,50,000 से ज्यादा और 5 लाख से कम का डिफरेंस होता है हमारा 2.5 लाख रुपए। तो वो मैंने 12,500 निकाल दिया। अब ये तीसरे में कहता है ग्रेटर देन 5 लाख, अगर 5 लाख से आप ऊपर कमाते हो लेकिन 10 लाख से नीचे, 5 लाख से अगर ऊपर कमाते हो लेकिन अब 10 लाख से नीचे, यानी डिफरेंस कितना हो गया 5 लाख का, तो आप मुझे 20% दोगे। तो मैंने इसका, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये तो कह रहा है 10 लाख से 30% के स्लैब में कह रहा है ये 10 लाख से अगर आप ऊपर कमाओगे, 10 लाख से आप ऊपर कमाओगे तो 30% दोगे, लेकिन मैंने तो खाली 9,70,000 कमाए, मैंने खाली 9
70,000 कमाया, और ये भी अगर मैं टोटल करूंगा तो चलो ठीक है, 2.5 लाख पे तो मैंने कोई टैक्स नहीं दिया, अगले 2.5 लाख पे मैंने अपनी इनकम से 12,500 का जो 5% स्लैब रेट है वो मैंने 12,500 दे दिया। अच्छा, अगली इनकम 5 लाख मैंने कैसे ले ली, क्योंकि टोटल तो देखो मेरी 10 लाख तो है ही नहीं, मेरी 10 लाख इनकम नहीं है, तो ये हमने क्या किया, गलत कर दिया। क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ 9,70,000 रुपये मेरी इनकम है, तो 9,70,000 में अब मैंने क्या करना है, इसमें से इसने बोला कि 2.5 लाख तक ठीक है 0%, 9,70,000 से मैंने बोला स्लैब रेट बोल रहा 2.5 लाख तक भाई नहीं देगा, फिर अगले 2.5 लाख जो कमाएगा उसमें 12,500 देगा, फिर उस 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख से नीचे, ठीक है, 2,50,000 तक कुछ नहीं, फिर 2,50,000 से ऊपर कमाएगा और 5 लाख से नीचे कमाएगा तो वही 2.5 लाख हो गया, तो आप मेरे को 5% दोगे। अब 5 लाख से ऊपर कमाओगे लेकिन 10 लाख से नीचे, तो डिफरेंस कितना हो गया, 5 लाख का, तो उस पर हमें 20% दोगे। लेकिन मेरा तो 9,70,000 रुपये है, तो हमने तो 10 लाख रुपए ले लिया, तो ये जो 5 लाख रुपए, तो देखो 9,70,000, 2.5 लाख ठीक है नील, फिर माइनस 2,50,000 रुपये मैंने दे दिया, अब जो बैलेंस बचा मेरा 4,70,000 ही तो बचा, क्योंकि जो मेरा 10 लाख से कम मेरा 4,70,000 है, तो मैं उसमें दूंगा, मैं पूरा 10 लाख पे थोड़ी ना दूंगा, तो ये मेरा इस पर 20% टैक्स निकल गया। अब ये टोटल कर लेंगे इसको, ये मेरा टोटल टैक्स हो गया, ठीक है, टोटल टैक्स हो गया। अब इसमें 4% हमारा एजुकेशन सेस लगता है, तो इसका 4% इंटू 4 × 100, अब हमारा टोटल टैक्स हो गया, टोटल टैक्स निकल गया पुराने स्लैब के हिसाब से, दिस इज टू दिस, 1,10,760 रुपये हमारा टोटल टैक्स निकल गया। अब यहाँ पे नीचे आएंगे अपने पुराने स्लैब के हिसाब से, यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा 1,10,760 मैच कर गया। ठीक है, पुराने स्लैब के हिसाब से 1,10,760 रुपये हमारा टैक्स पेबल आ गया, ठीक है, ये हमारा पेबल आ गया। अब जो हमने टैक्स कैलकुलेशन करी, ये टैक्स आया इसका, बंदे का पेबल, रोहित का 1,10,760 रुपये पुराने स्लैब के हिसाब से पेबल आ गया। अब मैं मंथली मंथली इसका टीडीएस कितना काटूंगा, सिंपल, ये पूरे साल का है, डिवाइड इंटू 12, यानी मैं इसका अब 9,230 रुपये महीने महीने काट के और उसको गवर्नमेंट को जमा करवाऊंगा मार्च एंड तक, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे स्लैब के हिसाब से देख लेते हैं, दूसरे स्लैब के हिसाब से हमारी 12 लाख रुपए इनकम बन रही है, दूसरे स्लैब के हिसाब से यहाँ 9,70 थी, अब हमारी 12 लाख रुपए इनकम बन रही है। अब इस स्लैब को भूल जाओ, ये पुराना स्लैब था, अब नया स्लैब आ गया है, ये नए स्लैब के हिसाब से 2.5 लाख तक नील, ठीक है, 2,50,000 तक मैं कुछ नहीं दूंगा गवर्नमेंट को अपनी इनकम से, ठीक है। अब कहता है अगर 2 लाख से ऊपर गई और 5 लाख से नीचे, यानी डिफरेंस कितना हो 2.5 लाख का, तो आपको 5% देना पड़ेगा, ठीक है, इस 2.5 लाख पे भी मैं 5% दे देता हूँ, इंटू 5/100, 12,500, 5 लाख हो गई टोटल, ठीक है। अब कहता है कि अगर 5 लाख से ऊपर गई, 5 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम गई लेकिन 7.5 से कम रही, तो भी बैलेंस 2.5 लाख आ रहा है, कि 5 लाख से मैंने ऊपर कमाया लेकिन 7.5 लाख से कम कमाया, तो कितना हो गया बैलेंस, यानी एक्स बीच में मैंने बैलेंस कितना कमाया 2.5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख रुपए, तो आप 10% टैक्स दोगे, ठीक है, 2,50,000 इंटू 10। अच्छा, अब कहता है कि 5 लाख से ऊपर और 7.5 लाख से, ठीक है। अब अगर आप 7.5 लाख से भी ऊपर इनकम कमाओगे और लेकिन 10 लाख से कम रहेगी, तो डिफरेंस कितना होता है, वही 2.5 लाख, तो आपको 15% देना टैक्स। लाख, अभी 2 लाख और बचा, तो अब ये कह रहा है
इसमें 0, इसमें 5, इसमें 10, इसमें 15, 15 तक हमने 15% तक टैक्स दे रहे हैं हम, स्लैब में आ गए 15% तक, अभी भी नहीं हुआ हमारा पूरा। अच्छा ये कह रहा है 10 लाख, ठीक है। अब कहता है अगर 10 लाख से भी ऊपर गए और 12,50,000 से नीचे रहे तो आप मेरे को फिर 20% टैक्स दोगे। अब 10 लाख से ऊपर हमारी इनकम गई और 12,50,000 से नीचे, डिफरेंस कितना हो गया? 2.5 लाख। तो मैं 2.5 लाख कर देता हूँ और इसमें 20% निकालते हूँ। अब एक चीज देखिए, टोटल इनकम मेरी हो गई जिसपे टैक्स लगा 12,50,000 रुपए, ठीक है, लेकिन मेरी इनकम तो 12 लाख है, बैलेंस बचा हो तो 2 लाख रुपए का बचा ना। अब मेरी टोटल इनकम 12 लाख हो गई और इसमें मेरा टैक्स लग गया। तो ये स्लैब रेट होते हैं। ये मैंने जैसे अब इसका टोटल कर दोगे टैक्स का, प्लस 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 1,15,000, फिर वही 4% एजुकेशन सेस। अब ये हमारा और ये हमारा टैक्स पेबल टैक्स बना था, ये हमारा सेस और ये टोटल टैक्स, ये प्लस ये 1,19,600, 1,19,600। अब यहां देख लेते हैं हम ऑप्शन 2 में कितना आ रहा है, 1,19,600 और यहां हमने निकाला 1,19,600। तो अब कंपैरिजन करो, अब 1,19,600 वही, अगर 1,19,000 तो इसको 12 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे 99,166 या राउंड ऑफ में करोगे इसको तो 99,170 रुपए, 9,970 रुपए मंथली टीडीएस इसका काट के जमा करवाना पड़ेगा। अब कंपैरिजन करो कि पुराने स्लैब से और नए स्लैब से। भाई पुराने स्लैब से इसका टैक्स पेबल आ रहा है 1,10,760 और नए स्लैब से आ रहा है 1,19,600। तो मेरा फायदा किस में है? भाई फायदा तो मेरा ऑप्शन फर्स्ट में है, पहले वाले में मेरा फायदा है, ठीक है। मैं अपना जो एज पर कौन से ऑप्शन में मैं अपना टीडीएस जमा करूंगा, फर्स्ट ऑप्शन में। तो ऐसे आपने कंपैरिजन करना है। तो ऐसे क्या करना है, सभी कंपनियों ने इस तरीके से टैक्स कैलकुलेशन शीट अपनी बनानी है, सॉरी कंपनियों ने अपनी एम्प्लॉय की टैक्स कैलकुलेशन शीट बनानी है, ठीक है। इस स्लैब रेट पता लग गए ना आपको? स्लैब रेट का मतलब यही होता है कि एक छोटा सा और एग्जांपल दे देता हूं। मेरा दोस्त है सौरभ, ठीक है, उसने मेरे को बोला कि भाई तुझे वहां से मुझे कहीं से कमीशन मिलती है, वो उसको थोड़ा उसका भी सौरभ का भी काम उसमें रहता है, तो मेरे थ्रू करता है। सौरभ जो है वो मेरे थ्रू करता है, तो इनकम मैं ही लेता हूँ उस जगह से जहां से मुझे कमीशन आती है, जो मैं उस कंपनी का काम करता हूँ, ठीक है, जहां से मुझे कमीशन आती है। अब मान लीजिए मुझे आती है कमीशन जितनी भी, तो सौरभ ने मुझसे बोला भाई देख, अगर तेरे को 5 लाख कमीशन आएगी, अगर तुझे 5 लाख कमीशन आएगी तो तू मुझे 50,000 रुपये देगा, तू मुझे 50,000 रुपये देगा। लेकिन अगर तेरी 5 लाख से ऊपर कमीशन आई, यानी 10 लाख रुपए या 7 लाख रुपए कमीशन आई, तो 5 लाख में 50,000 तो मुझे देगा ही देगा, लेकिन उसके ऊपर जो तू कमाएगा उसमें ही मुझे 10,000 रुपए देगा। अब मान लीजिए मेरे को 10 लाख रुपए कमीशन आ गई, ठीक है, मेरे को 10 लाख रुपए कमीशन आ गए। अब सौरभ ने बोला भाई पहले तो 5 लाख में 50,000 मुझे दे, फिर तूने 5 लाख से ऊपर 5 लाख और एक्स्ट्रा कमाया, तो मैंने बोला था तेरे को कि अगर 5 लाख से ऊपर कमाएगा तो 10, चाहे जितने भी कमाएगा 10,000 रुपये मेरे को देगा। तो मैंने 10 लाख कमाए, तो उसको अब मेरे को अगले 5 लाख पे भी 10,000 रुपये उसको देने हैं। तो ये क्या हो गया, ऐसी स्लैब रेट होता है। गवर्नमेंट ने बोला हुआ है भाई 2.5 लाख कमाओ, कोई टैक्स मत दो, लेकिन 5 लाख कमाओगे तो अगले 2.5 लाख पे मुझे टैक्स चाहिए। तो टोटल सैलरी तो उनकी टोटल इनकम 5 लाख हो गई। तो अब गवर्नमेंट ने बोला 2.5 लाख कमाओ तुम साल के एंड में, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई टैक्स मत दो, जीरो दे दो, ठीक है। लेकिन अगर 5 लाख कमाओगे तो जो जो आपने 5 लाख एक्स्ट्रा कमाए हैं उसमें मेरे को 5% टैक्स दोगे। अच्छा चलो ठीक है। अब अगर मान लो
आपने 5 लाख से ज़्यादा कमा लिए, 10 लाख कमा लिए, तो गवर्नमेंट ने बोला भाई चल ठीक है 2.5 लाख तक कुछ मत दे और अगले 2.5 लाख तक मेरे को 5% दे। लेकिन अगर उससे ज़्यादा कमाता है, ठीक है, ढाई ढाई, अगर 5 से ज़्यादा भी कमाता है तो मेरे को फिर और 10% चाहिए। तो इसी तरीके से हमारा स्लैब रेट निकलता है। तो मैंने आज बताया आपको कि कैसे टैक्स कैलकुलेशन करनी है, कैसे मंथली टीडीएस हमने निकालना है और गवर्नमेंट को जमा करवाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।